बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस ऑफ कर्वेचर, जिसमें फर्स्ट कर्वेचर एंड सेकंड कर्वेचर आता है हमारे पास। अब लाइंस ऑफ कर्वेचर को समझने के लिए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। द नंबर वन कॉन्सेप्ट इज़ प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड प्रिंसिपल कर्वेचर्स। अब देखिए, कोई भी दो डायरेक्शन है किसी भी एक पॉइंट की तरफ। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पॉइंट एंड देयर आर द टू डायरेक्शन, देयर आर मेनी डायरेक्शंस टुवर्ड द पॉइंट। अगर दो डायरेक्शंस एक पॉइंट में से गुजर रही हैं किसी भी सरफेस के अलोंग, तो उसके ऊपर जो हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर की एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल डायरेक्शंस। यानी कि वो दो डायरेक्शन जो हैं स्पेसिफाई हो गई किसके साथ, नॉर्मल कर्वेचर के साथ, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्शन हो गई है। अब इसके अलोंग ही हम इसके बाकी चीज़ें जो डिटरमिन करेंगे इस पॉइंट की। ओके, अब इस प्रिंसिपल डायरेक्शन ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी, इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को दो टर्मिनोलॉजीज के साथ वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय के ए एंड के बी. These Ka and these Kb are the extreme values which are called principal curvatures, and that directions are called principal directions. तो नॉर्मल कर्वेचर अगर डी यू ओवर डी वी में है तो उसको हम फॉर्मूला उसका ये लेंगे के एन इक्वल्स टू एल इंटू डी यू ओवर डी वी स्क्वेयर प्लस 2m डी यू वाई बाई डी वी प्लस एन डिवाइडेड बाई ई इंटू डी यू वाई बाई डी वी का स्क्वेयर प्लस 2f डी यू वाई बाई डी वी प्लस जी। ये फॉर्मूला हमारे पास किससे आया है, म्योजनर्स थ्योरम से। अब इसमें हमारे पास क्या किया कि डी यू बाई डी वी क्या होता है, हमारे पास एच होता है, राइट। तो के एन लिख दिया, एल, या आप इसको इस तरह से याद कर लें, एल एम एन ई एफ जी, और दरम्यान वाले टर्मिनोलॉजीज के साथ टू आना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया। दिया गया एल एच स्क्वेयर प्लस 2m h प्लस एन ई एच स्क्वेयर प्लस 2f h प्लस जी, राइट। अब इसको जो विद रिस्पेक्ट टू एच डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट विल बी डी के एन ओवर डी एच इक्वल्स टू ई एच स्क्वेयर प्लस 2f h प्लस जी, ठीक है। किस तरीके से ये आ रहा है, बेसिकली ये नीचे वाले के ऊपर, ये पूरे के ऊपर ना, इसके ऊपर वो लगा है, क्या उसे कहते हैं, क्वोशंट रूल। नीचे वाली टर्मिनोलॉजी का स्क्वायर, ऊपर नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, वो इस तरीके से इसका क्या लगा हुआ, क्वोशंट रूल लगा हुआ है इस पर। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ को हम ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाँ, अब पॉइंट एन से बहुत दूर की बात चली गई है, ठीक है। तो उस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल कर्वेचर है के एन, नॉर्मल कर्वेचर का विद रिस्पेक्ट टू एच क्या होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा। तो राइट साइड पे आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया जीरो, राइट साइड पर टर्मिनोलॉजीज वैसे ही रही हैं। अब ये वाली पूरी टर्म जब दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी तो जीरो के साथ ये भी जीरो हो जाएगी, मेरे पास बच गई सिर्फ ऊपर वाली टर्म, और इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, इसमें से भी टू कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है टू एक इनके पास आ रहा है और टू एक इनके पास, तो सब में से टू कॉमन लेके उसको भी दूसरी साइड पे जाके ख़त्म किया जा सकता है। Hence we have EH square plus 2FH plus G LH M plus M minus LH square plus 2MH plus N EH plus F equals to 0। अब ये 2FH को मैं स्प्लिट करके लिख दिया FH plus FH, इधर मैंने 2MH को लिख दिया MH plus MH। क्यों किया ऐसा, ताकि मैं इनका दो दो के पेयर बना सकूं और मेरे पास इजीली कोई ना कोई चीज़ कॉमन आके कटिंग हो सके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया EH स्क्वेयर प्लस FH प्लस G, ठीक है, ओके, प्लस FH प्लस जी LH प्लस M, यानी कि ये एक टर्म बनेगी, ये एक टर्म, ये इसके साथ एक मरतबा ये आएगा, इसके साथ एक मरतबा ये आएगा, माइनस LH स्क्वेयर प्लस MH EH प्लस F माइनस MH प्लस N और EH प्लस F। जिस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं ना, वो तीन टर्म्स को फोर में कन्वर्ट करके और उसके दो सेट्स बनाते हैं, वैसे मैंने इसके दो सेट्स बनाए स्प्लिट करके, राइट। अब मेरे पास जो ये ई एच के प्लस एफ एच एल एच प्लस एम, ये इसके साथ कट सकता है अगर मेरे पास इसमें से भी एच कॉमन आ जाए, और इधर में इस वाले में से मैं इसमें से एच कॉमन निकाल लेती हूँ। जब इसमें से एच कॉमन निकालूंगी तो इसके पास एक एच रह जाएगा, इसके पास कोई भी नहीं रहेगा, और इधर से इसके पास कोई भी एच नहीं रहेगा और इसके पास एक रह जाएगा, निकाला। जब मैंने दोनों में से एच कॉमन निकाला तो अब ये अंदर वाले दोनों टर्म्स सेम हो गई हैं, ऑपोजिट साइन के साथ मैंने कैंसिल आउट कर दिया। बाकी मेरे पास बचा FH प्लस जी LH प्लस M माइनस MH प्लस N EH प्लस F इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा के ओपन करेंगे, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है कैंसिल आउट कर देंगे। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि इसको हम आपको पता है कि जब
पीछे भी हमने प्रिंसिपल डायरेक्शन और मेजनर्स थ्योरम किया था, तो उसमें हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया था, ये कह लें डिफरेंशियल सॉरी लिया था डिटर्मिनेंट, तो उसको इस फॉर्म में किया था कि पहले आपके पास आना चाहिए डी वी का स्क्वायर, दरम्यान में आना चाहिए माइनस डी यू डी वी, और लास्ट में आना चाहिए डी यू का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने एच को सेपरेट कर लिया हुआ है, बाकी मेरे पास बचा एफ एल माइनस ई एम डी यू ओवर डी वी का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर है तो एच तो हमारे पास डी यू ओवर डी वी होता है। लाइक बस एल जी माइनस एन ई डी यू ओवर डी वी प्लस एम जी माइनस एफ एन इक्वल्स टू 0। अब डी यू ओवर डी वी का स्क्वायर है और ये है डी यू ओवर डी वी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है जिसमें लिखा होता है डी वी का स्क्वायर माइनस डी यू का स्क्वायर एल एम एन ई एफ जी। ठीक है, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 3 का। अब इसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं हम। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 है, दिस इज बेसिकली दी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्शन। अब एक्सट्रीम वाले उसने हमें ये नहीं कहा कि आप रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें, हमने ये बेसिकली इसलिए निकाला है कुछ पॉइंट्स में, कुछ स्टेटमेंट्स में वो ये भी कहता है कि इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल या इक्वेशन निकालें या प्रिंसिपल डायरेक्शन की, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालें और एलिमिनेट करें आप एच को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, एच एफ प्लस जी इंटू एल एच प्लस एम, और ये वाली पूरी की पूरी टर्म दूसरी साइड पे यहाँ पे ना इधर माइनस की थी, तो मैंने इस इधर आके इसको प्लस का कर दिया है। अब इसमें से एल एच प्लस एम और ई एच प्लस एफ ये एक साइड पे आ गया, और एम एच प्लस एन और एच एफ प्लस जी दूसरी साइड पे चला गया। लेट कर लिया कि आपने इस पूरे को लैम्डा का नाम दे दिया। अब इसके यहाँ पे जब मैं लैम्डा लगाऊंगी मेरे पास आ गया एल एच प्लस एम। ठीक है, दैट इज बेसिकली एल एच प्लस एम ओवर ई एच प्लस एफ इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, अगर मैं इसके रिस्पेक्टिव इसको देखूंगी तो फिर मेरे पास आएगी दूसरी टर्म, क्या बनेगी, एम एच प्लस एन ओवर एच एफ प्लस जी इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, अब इसमें से बनाऊंगी तो ये एल एच प्लस एम लैम्डा के साथ ये टर्म जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इससे बनाऊंगी तो एम एच प्लस एन के साथ लैम्डा के साथ एच एफ प्लस जी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस पूरी को इन दो इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन ए का। अब जो हमने इक्वेशन 1 लिखी थी ना नॉर्मल प्लेन की, उसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। किसकी वैल्यूज़ पुट करनी है मैं देख लेती हूँ। देखें, हमारे पास नॉर्मल प्लेन है, इन दोनों में से एच कॉमन निकल सकता है ना, जब मैं इसको स्प्लिट करूँगी एम एच प्लस एम एच और इसको एफ एच प्लस एफ एच की फॉर्म में, इन दोनों में से एच कॉमन आ गया, और ये वाला तो वैसे ही। अब एल एच प्लस एम की और एम एच प्लस एन की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, मैंने वो पुट की, जो हमने ऊपर इक्वेशन ए का नाम दिया, राइट। जो इक्वेशन ए का नाम दिया है उसको उसमें से इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम। जब वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी तो कैंसिलेशन के बाद आपके पास आ गया आंसर लैम्डा। इसका मतलब है इक्वेशन ए में जहाँ पे हमने उसको लैम्डा लिखा था, लैम्डा का, तो हमारे पास वैल्यू निकल आई है के एन, उसकी जहाँ पे मैंने के एन लिख दिया। इसका इट्स मीन कि दिस टर्म जैसे है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। हम कहते हैं ना ये तब होता है जब ए भी इक्वल टू सी हो और बी भी इक्वल टू सी हो। तो अगर अभी हमारे पास ये चीज़ है तो हम कह सकते हैं दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल्स टू के एन एंड दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल्स टू के एन। दीज आर द इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 रिस्पेक्टिवली, और इन दोनों में से हमने निकालनी है। इन दोनों में से एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच वाले टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड पे करते हुए एच की वैल्यू इसमें से भी निकालेंगे, 4 में से भी, और एच की वैल्यू को हम 5 में से भी निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज निकाली इसको नाम दे दिए इक्वेशन 6 का और इक्वेशन 7 का। देखें ये भी एच के इक्वल, ये भी एच के इक्वल, इट्स मीन ऑटोमेटिकली ये दोनों भी एच एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं इनको एक दूसरे के इक्वल लिखूंगी और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँगी। मैंने इनको इक्वल लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, टर्म्स को कैंसिलेशन जितनी मेरे से हो सकती थी कैंसिलेशन मैंने की, हो सकती से मुराद की जितनी टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती थी। और इस मेन के ये देखें एच को ख़त्म करते हुए के एन स्क्र माइनस ई एन माइनस 2f m प्लस एल जी एन के एन प्लस टॉ स्क्र इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 8, और दिस इज बेसिकली दी 2 वैल्यूज़ फॉर प्रिंसिपल कर्वेचर। अब लाइन ऑफ कर्वेचर क्या है हमारे पास, अ कर्व ऑन अ सरफेस whose tangent at each point is along the principal direction।
मैंने प्रिंसिपल डायरेक्शन पीछे आपको बताया कि नॉर्मल कर्वेचर के ऊपर जब आपके पास दो स्पेसिफिक डायरेक्शन की पॉइंट्स नहीं हों तो उसके कर्वेचर को नॉर्मल कर्वेचर कहते हैं, उन डायरेक्शंस को प्रिंसिपल डायरेक्शंस कहते हैं। वो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास आती हैं उन्हें हम के ए और के बी कहते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब लाइन ऑफ कर्वेचर ये है कि आपके पास कोई भी कर्व है सरफेस के अंदर, ठीक है। अब कर्व है सरफेस के अंदर, तो उस कर्व के ऊपर जितने भी आप हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालें, वो टेंजेंट बेसिकली आपके पास प्रिंसिपल डायरेक्शन के पास ही, प्रिंसिपल डायरेक्शन के इक्वल ही निकलेगा, उसी के पैरेलल निकलेगा, तो हम कहेंगे कि ये लाइन ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट कर्वेचर। द फर्स्ट कर्वेचर ऑफ अ सरफेस एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर्स एंड इज डिनोटेड बाय टी। यानी टॉर्शन हम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल कर्वेचर के फॉर्म में जो प्रिंसिपल कर्वेचर की दो एक्सट्रीम वैल्यूज आई थी हमारे पास के ए और के बी, उनको सम करें तो नाम है कर्वेचर, उसको हम अगर ये प्रिंसिपल कर्वेचर को मल्टीप्लाई करवा दें तो उसे बोलेंगे हम सेकंड कर्वेचर, उसको कर्वेचर से शो करेंगे, यानी के से डिनोट करेंगे। तो अगर उसमें उसने किसी भी पॉइंट पे आपसे ये पूछ लिया कि प्रिंसिपल कर्वेचर का सम निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो बेसिकली वो आपके फर्स्ट कर्वेचर और सेकंड कर्वेचर की बात कर रहा है, ठीक है। गोस क्या होता है कि सेकंड कर्वेचर को हम स्पेसिफिक कर्वेचर भी कहते हैं, यानी कि कर्वेचर दूसरा नाम है, बल्कि सेकंड कर्वेचर के दो, एक स्पेसिफिक कर्वेचर और एक गॉस कर्वेचर। पीछे जो हमने प्रिंसिपल इक्वेशन निकाली है एक, उसको मैंने रीराइट किया, और उसमें जो आपके पास देखें जो के ए और के बाई के बी है ना, अगर दोनों इसके आंसर जिस हम कहते हैं किसी भी इक्वेशन के रूट्स ये हैं या सॉल्यूशंस ये हैं, लाइकवाइज अगर आपके पास इस इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो के ए और के बी हैं, ठीक है, इसका मतलब है हम टॉर्शन की जगह पे के ए प्लस के बी लिख सकते हैं, और के की जगह पे, सिंपल के की जगह पे के ए डॉट के बी लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, आप मुझे बताएं। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी ओवर ए, ठीक है। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स तो अभी मैंने कहा कि अगर ये दोनों रूट्स हैं के ए प्लस बी, के ए प्लस बी, के ए प्लस के बी, उसका फॉर्मूला तो ये हो सकता है ना, और के ए डॉट के बी, तो यहाँ पे सी क्या है मेरे पास टाउ स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास एच स्क्वायर, तो मेरे पास के ए डॉट के बी का दूसरा फॉर्मूला निकल आया, क्या निकल आया, सी ओवर ए टो स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, ठीक है। और अगर के ए प्लस के बी का फॉर्मूला क्या निकला हमारे पास, इस जिसको हम टॉर्शन भी कहते हैं, ये माइनस बी ओवर ए, माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई बी हमारे पास तो ये है ना, ये ई एन माइनस टू एफ एम प्लस जी एल ओवर ए क्या है, ए है हमारे पास एच स्क्वायर। तो अगर उसने आपको कह दिया कि सम ऑफ रूट्स निकालने हैं या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो आप सिंपली ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई एन माइनस टू एफ एम प्लस जी एल, ठीक है। आप इस तरह से याद कर लें, ई एफ जी एम एन एल एम एन, उल्टा ई एफ जी एल एम एन, और दरम्यान वाले के साथ माइनस टू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट, इन दोनों के फॉर्मूलाज आ गए, और जिसको हम टास्क करो इसके और इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी अनदर डेफिनेशन ये भी है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर ए एंड द मीन नॉर्मल कर्वेचर बी आर डिफाइंड बाय। अगर उसने किसी क्वेश्चन में आपको कह दिया कि एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कर्वेचर निकालने हैं, तो आप इसका ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और उसने कह दिया कि मीन नॉर्मल कर्वेचर निकालने चाहिए, तो मैंने अब आपको इस केस में बता दिया प्रिंसिपल डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कर्वेचर कैसे निकालते हैं, सेकंड कर्वेचर कैसे निकालते हैं, गॉस कर्वेचर या स्पेसिफिक कर्वेचर जो कि इसी का नाम है, रूट्स सम ऑफ रूट्स किस तरह से निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरह से निकालते हैं, नॉर्मल कर्वेचर का एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, और मीन नॉर्मल कर्वेचर का एम्पलीट्यूड किस तरह से निकालते हैं। अब ये जो सारे हमने फॉर्मूलाज किए हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसकी एक एग्जांपल कर लें। फाइंड द प्रिंसिपल कर्वेचर्स एंड द लाइंस ऑफ कर्वेचर। लाइंस ऑफ कर्वेचर उसने मेजर हेडिंग दे दी, इसका मतलब है हमें फर्स्ट कर्वेचर भी फाइंड करना है और सेकंड भी। ऑन सरफेस एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, और जी की वैल्यू ये है।
जो भी चाहिए ना, चाहिए EFGLMN HKAKB इस फॉर्म में। तो हमारे पास XYZ की कोई गुंजाइश नहीं है, हम पहले उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली यार आपके पास होता है XYZ यानी यू कोस थीटा, उसमें पुट करते हैं यू कोस फाइव यू साइन फाइव सी थीटा C5। इसको विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेट करूँगी फर्स्ट टाइम, फिर दोबारा करूँगी डेरिवेट करूँगी। जब यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करूँगी तो उसे कहूँगी R1, और जब फाइव के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करूँगी तो उसे कहूँगी R2। अब इसका दोबारा डबल डेरिवेटिव, इसका भी डबल डेरिवेटिव लूँगी, इसको भी दोबारा यू के साथ, इसको दोबारा फाइव के साथ। मेरे पास इसके फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गए हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी आ गए। तो मेरे पास EFG बेसिकली क्या होता है, पीछे हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि E होता है R1.R1, F होता है R1.R2 और G होता है R2.R2। EFG की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये इसके फॉर्मूलाज पुट किए, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, मेरे पास EFG की वैल्यू आ गई। EFG की आ गई, मुझे LMN और H की वैल्यू चाहिए। H होता है R1 क्रॉस R2 की मैग्नीट्यूड, R1 क्रॉस R2 लूँगी, ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड लूँगी तो मेरे पास एच की वैल्यू आ गई C² प्लस U²। अब मुझे क्या चाहिए, LMN, ठीक है। लेकिन LMN के फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक यूनिट वेक्टर, और वो यूनिट वेक्टर किस तरह से आएगा, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरे पास ये आया है, यानी कि R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाय R1 क्रॉस R2 की मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर निकला है। अब इस यूनिट वेक्टर को R11 के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो L की वैल्यू आ जाएगी, जब इसके साथ R12 के डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो मेरे पास M की वैल्यू आ जाएगी। आप ये याद रखें, EFG LMN, ठीक है। सॉरी, E के लिए हमें क्या चाहिए, R1.R1 सेम चाहिए, इसमें चाहिए R2.R2, दरमियान वाले में मिक्स चाहिए R1.R2, ठीक है। LMN में क्या चाहिए, हमें इसको फाइंड करने के लिए एक N चाहिए और एक H चाहिए, और N होता है आपके पास R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्रॉस R2, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाय H। ये H का फॉर्मूला है R1 क्रॉस R2 की मैग्नीट्यूड, ये आ गया H। तो L इक्वल्स टू है N.R11, M इक्वल्स टू है N.R12 और N इक्वल्स टू है N.R22। इस तरह से हमारे पास EFG LMN का फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमें क्यों चाहिए क्योंकि हमें प्रिंसिपल कर्वेचर्स निकालने हैं, उनका सम भी और उनका प्रोडक्ट भी। लाइन ऑफ कर्वेचर का है ना उसने, तो उसमें तो ये दोनों चीज़ें आनी हैं, ठीक है। तो मेरे पास LMN वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब टॉ स्क्वायर हमारे पास क्या है, टा है हमारे पास LN माइनस M स्क्वायर होता है। जिस तरह से हमारे पास होता है B इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस 4AC, राइट, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना। लाइक बस टॉ स्क्वायर इक्वल्स होता है LN माइनस M स्क्वायर। LN की वैल्यू आ गई 0 0 और M की वैल्यू आ गई C/H माइनस C स्क्वायर ओवर H स्क्वायर, ठीक है। ये टॉ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम जो है इस प्रोडक्ट में जो हमारे पास समेशन है टॉ, जिसको हम बोलते हैं KA+KB, इसमें ENFMGL इन सब की वैल्यू सही जो कि हमने पुट कर दी है। जो ये वाला है ना हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसमें टी है, टी, इसमें आपके पास टो नहीं है, टी है। इस टी की वैल्यू में का फॉर्मूला ये होता है LN माइनस M स्क्वायर। मैंने उससे वैसे इसकी वैल्यू निकाली, पुट किया, तो मेरे पास लाइन ऑफ कर्वेचर की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब लाइन ऑफ कर्वेचर में सिर्फ फर्स्ट कर्वेचर और सेकंड कर्वेचर तो नहीं है ना, इसमें मैंने आपको एक और फॉर्मूला करवाया डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें आपके पास डी थीटा और डी फाई होगा। हमारे पास तब था यू वी और वी, यानी जो बाद में था वो पहले आना है यहाँ पे, और नीचे वाले पोर्शन तो ऐसे रहेगा LMN और EFG इक्वल्स टू 0। मैंने सबकी जहाँ पे LMN और EFG की वैल्यूज पुट की, इक्वल्स टू 0 रखा। डी फाई के लिहाज से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास डी फाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस डी यू ओवर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरम, एक ये भी पॉइंट है दैट ट्रू प्रिंसिपल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन अ सरफेस आर ऑर्थोगोनल।
जब भी आपने किसी चीज़ को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है ना, तो सिंपली जो भी हमने पीछे निकाला है ना डिफरेंशियल इक्वेशन वाला डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला, उसके आंसर को आपने ज़ीरो पुट इक्वल कर देना है, यानी कि ज़ीरो के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो आपके पास टू डायरेक्शन जो हैं वो किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑर्थोगोनल निकलेंगी। जब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है इट्स मीन कि उनके दरमियान में एंगल क्या हो रहा है, 90 का बन रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आइलर्स थ्योरम और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।